हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। आप सभी का विद्या सेतु चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ हिंदी की। तो बहुत से बच्चों का, जैसे मेरे कुछ जो एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आपके हो गए रवि कुमार, ठीक है, स्पेशली और भी बहुत सारे हैं जिनका ये था कि मैम आप जैसे आप थ्योरी क्लासेस तो लेकर आते हो, लेकिन साथ में आप एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट लेकर आया करो, ठीक है। और उनको मैं टेलीग्राम चैनल से भी वो मेरे जुड़े हुए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, विद्या सेतु फॉर ऑल, ठीक है। वो हिंदी का चैनल है सिर्फ। तो जितने भी हिंदी के बच्चे हैं जो ईएमआरएस, केवीएस, डीट प्लस भी, जो भी टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम नोट्स, मैं भी अपने पीडीएफ जो भी होते हैं, जो मैं नोट्स बनाती हूँ, वो वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप सब लोग भी वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी, हिंदी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों की उन्होंने ये बोला था कि मैम आप क्वेश्चंस भी कराओ। तो उन्हीं के इसी आप मान लो कि एक जो उन्होंने अपनी बात मेरे आगे रखी, उसी उसी बात को मैंने मानने की पूरी कोशिश करी है। और मैं भी चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, बट ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो थोड़ा मुझे भी पढ़ना होता है। तो वीडियो बनाना और ये पीडीएफ्स तैयार करना, क्वेश्चन तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और मैं फ्रिक्वेंटली कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। अगर ना बन पाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और मेरी चैनल पे रोज वीडियो बन भी रहे हैं। तो आप जाकर मेरे चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, ज़रूर देखना। इस एमसीक्यू भी मैं डेली बनाऊंगी, और इसका भी मैं एक प्लेलिस्ट एमसीक्यू का मैं आपके लिए बना दूंगी प्लेलिस्ट, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और यही जो वीडियो होगी, इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, थोड़ा मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एमसीक्यू। देखो, ये एमसीक्यू आपको देखने में लगेंगे कि 14-15 एमसीक्यू है, ठीक है, या मैम ने सिर्फ 20 एमसीक्यू ही करवाए हैं, 17-18 ही करवाए। लेकिन अगर आप इनके अंदर का कंटेंट देखोगे ना, आप इनका सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन के अंदर हर हर टॉपिक, हर एक ऑप्शन को मैंने जस्ट मतलब क्लियरिफाई करने की कोशिश करी है, उस सबका मैंने आंसर देने की कोशिश करी है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है। तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस 40-50 क्वेश्चंस के बराबर लगेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं इसके साथ साथ ग्रामर का भी करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले हम अभी ये करते हैं, अगर आप बोलोगे तो हम व्याकरण पे भी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, यही मेरी रिक्वेस्ट है ना, ताकि मुझे भी आपकी तरफ से ऐसा सपोर्ट मिलता रहे, मुझे पता चल पाए कि हाँ भाई, जो आप लोग हो, एस्पिरेंट्स हैं, वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो देखो, ये मेरी टीम ने बनाया है ना। तो उन्होंने प्रश्न 1 लिखना है, तो कोई नहीं, ये मैं लिख दूंगी, है ना। ये प्रश्न 1 है, ठीक है, जो है निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो आपने सिद्ध साहित्य पढ़ा होगा, है ना। हम आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि किसका संबंध है जो सिद्ध साहित्य से नहीं है, ठीक है। तो सरहप्पा, सरहप्पा का तो है, राइट। कुकरिप्पा इनका भी है, सबरप्पा इनका भी है। इनके पीछे, सबके पीछे देखो, पा पा पा, ठीक है, ये लगा हुआ है। यहाँ से भी आप पहचान सकते हो, ये एक आइडिया है, याद रखने का एक तरीका होता है ना। तो जो गोपीचंद थे, ये हमारे सिद्ध साहित्य से नहीं थे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, और एग्जाम में ये जरूर याद रखना कि कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कहाँ पे है लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इन की पॉइंट्स को जरूर याद रखना। तो देखो, मैंने इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि व्याकरण सिद्ध साहित्य का संबंध, ठीक है। व्याख्या लिखी है मैंने कि सिद्ध साहित्य का संबंध, सिद्ध साहित्य बौद्ध सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहा, ठीक है, चर्यापद आदि अपभ्रंश पुरानी बंगाल में है और वज्रयान बौद्ध तंत्र से संबंधित है। तो जो हमारे सिद्ध हैं, वो वज्रयान बौद्ध तंत्र, जो विद्यार्थी हमने पढ़ा भी था तांत्रिक, उनसे संबंधित है। सरप्पा सही है, प्रमुख सिद्ध है ये, चर्यापद के रचयिता हैं। फिर कुकरिप्पा भी सही है, ये 84 सिद्धों में से एक है, ठीक है, सिद्ध साहित्य से संबंधित है ये भी। और सब्रपा भी सही है, क्योंकि ये भी सिद्ध परंपरा से में प्रसिद्ध है, ठीक है।
शबर तांत्रिक, देखो जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट था मैं वो रिसर्च और लिख कर लाई हूँ, ठीक है। फिर गोपी चंद ये गलत है, क्योंकि ये हमारे सिद्ध साहित्य से नहीं है, ये किस साहित्य से है, ये नाथ साहित्य से है। आपको ये भी याद रखना है कि गोपी चंद नाम आया तो ऐसे ही नहीं आया, तो ये आपके नाथ साहित्य से रिलेटेड हैं, ठीक है। उनमें है ये, नौ नाथों में थे ये, ठीक है, संबंधित है गोपीचंद बृहत्हरि कथा, ठीक है, सिद्ध साहित्य से नहीं है। इन्होंने गोपीचंद ने भर्तृहरि कथा इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने हर उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, ठीक है। हर इतना सारा पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन इससे ज्यादा भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर लाई हूँ, आपके लिए सर्च करके लाई हूँ। तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो पढ़ दूंगी, बाकी आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये आपका प्रश्न ये आपका प्रश्न 2 है, ठीक है। तो राहुल बेल किस तरह की रचना है? तो ये राहुल बेल आपकी गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, शुद्ध काव्य है, नाटक है, प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। तो ये नाटक तो नहीं है ना, ये नाटक भी नहीं है, ये प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य भी नहीं है, ये शुद्ध काव्य भी नहीं है। तो ये आपका क्या है? ये आपका गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, ठीक है। तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू ये आपकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आंसर इसका मेंशन किया हुआ है, आप देख लेना। फिर हिंदी के, हाँ, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड जो है हमारा, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालीभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी के प्रथम कवि इसके इनके अकॉर्डिंग कौन है, इन इन इतिहासकार के अकॉर्डिंग कौन है, मतानुसार कौन है ना, जैसे शुक्ल जी के अनुसार कौन है, या किसी के अनुसार नगेंद्र के अनुसार कौन है, ठीक है। और आपका मतलब जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इतिहासकार के अकॉर्डिंग सबने एक नहीं मत माना है, सबने अलग अलग उनको कुछ नजर में लाते हुए उनके उनको अलग अलग लोगों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपसे पूछा गया है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार, तो आपसे पूछा गया है कि शालीभद्र सूरी को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, सेकंड ऑप्शन है आपका डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और फोर्थ है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। तो हिंदी के इतिहासकार में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, ठीक है। तो आदिकाल के किस कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा गया है? तो ये हमने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, है ना, तो वहां पे भी हमने नगेंद्र की बुक में ये पढ़ा था कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि और व्यास है वो किसे कहा जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वयंभू, राइट। तो स्वयंभू को हमारा अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो स्वयंभू के बारे में अब देखो मैं कुछ डिटेल लेकर आई हूँ कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो 783 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जैन परंपरा के प्रथम कवि थे ये, ठीक है। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि थे। देखो अब सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किसको व्यास बोला गया अपभ्रंश का, लेकिन जन्म तो नहीं था। किस परंपरा से है, ये भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, एक ये पता चल गया कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। दूसरा आपको पता चल गया कि ये कौन सी परंपरा के प्रथम कवि थे, तो ये जैन परंपरा के प्रथम कवि थे। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपका पउम चरेऊ, ठीक है, रिट्ठे मणि चरेऊ और स्वयंभू छंद, तो ये इनकी और कविताएं भी, और भी इनके रचनाएं हैं। तो इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन है तो उसमें एक ही ऑप्शन है, उसमें बहुत सारे हैं। फिर जैसे ऑप्शन में और थे लुइप्पा, है ना, तो इनका समय भी यहाँ पे मेंशन है। फिर ये 84 सिद्धों में से ये इनको क्या माना है, इनका स्थान क्या है, लुइप्पा का सर्वोपरि है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे सर्वोपरि है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, लुइप्पा है ना। फिर यह सिद्धों में सबसे रहस्यवादी थे, तो सबसे आपको पता है कि जो सिद्ध जो थे वो रहस्यवादी थे। तो ये क्या थे, ये सबसे ज्यादा रहस्यवादी थे, ठीक है। यह जाति के
कायस्थ थे। तो इनकी जाति कौन सी थी? इनकी जाति कायस्थ थी। उड़ीसा के राजा तथा उनके मंत्री इनके प्रभाव से इनके शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके कथन में आ सकते हैं, आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं ना, तो आपको ये पता होने चाहिए। इसलिए मैं इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखकर ऑलरेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आदिकाल के रचनाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ आदिकाल के जो रचनाकार हैं, तो उनका ना आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा, इन्हीं के बीच में से बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है चारों ऑप्शन में। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन है। तो जैसे आपको पता है कि आदिकाल के प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया, राइट? तो ऑब्वियसली आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि जो सरहप्पा होंगे वही सबसे मतलब बड़े माने जाएंगे, है ना? तो सबसे बड़े जो है वो सरहप्पा है, फिर अमीर खुसरो है, फिर विद्यापति है, फिर गोरखनाथ है। ठीक है, तो ये आपका जो आपका सी है ये आपका बिल्कुल सही क्रम होगा, है ना? तो यही इसका सही आंसर है कि सरहप्पा, अमीर खुसरो, विद्यापति और आपका गोरखनाथ। फिर उसके बाद सरहप्पा के बारे में कुछ जरूरी बातें कि इनका 9वीं शती में इनका जन्म हुआ। सरहप्पा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं ना। फिर हिंदी इन्होंने मैथिली, उड़िया, बंगाली में रचनाएं की। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने किन किन भाषा में रचनाएं की थी। इनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का तो इनको बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा और वज्रयान को ही सहजयान, क्योंकि ये सहज जीवन पे भरोसा रखते थे, तो इनको सहजयान का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? आपसे पूछा जाए सरप्पा का मूल नाम, तो राहुल भद्र इनका मूल नाम था। उनके सरोज वज्र और सरोरु हवर्ष, ठीक है, पद्म तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। तो ये सब इनके नाम मिलते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कि कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आपका काम है बस आप इसको पढ़ो। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स आपका है कि कवल्य माला कथा के लेखक हैं। तो कवल्य माला कथा के लेखक कौन है? तो आपका सोम प्रभु सूरी, उद्धोतन सूरी, ठीक है, धर्म सूरी या मुनि जिन विजय। तो आपको पता होना चाहिए कि कुवल्य माला के जो रचयिता हैं कथा के, वो कौन है? तो कुवल्य कथा के जो लेखक हैं वो उद्योतन सूरी हैं। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपको उद्योतन सूरी। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए चुन चुन के ज्यादातर ये अभी आपके आदिकाल से हैं, तो क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आपका सीक्वेंस वाइज आपका एक क्रमबद्ध हम देखें क्वेश्चंस, है ना? तो उस हिसाब से आपका उद्योतन सूरी। ठीक है, तो कुवल्य माला कथा के लेखक जैन विद्वान, है ना, जैन विद्वान है ये उद्योतन सूरी, जिन्होंने 700 इतने ईस्वी में इस प्राकृत भाषा में उपन्यास की रचना की। ठीक है, अब ये कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहे हैं यहाँ से। फिर सोमप्रभ सूरी के बारे में कुछ बातें हैं कि ये एक जैन पंडित थे। ठीक है, इन्होंने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। ठीक है, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को उनके प्रकार से उपदेश दिए गए कथाएं लिखी गई। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं वैसे भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और यूट्यूब पे भी ये वीडियो तो मैंने अपलोड करी दूंगी मैं। ठीक है, तो आप ये दोनों देख लेना, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं फिर बता रही हूँ कि विद्या सेतु, ठीक है, विद्या सेतु फॉर ऑल इसी नाम से है। ठीक है, सेम लोगो सेम होगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 6 क्वेश्चन हो गए थे, तो 7th क्वेश्चन है हमारा। ये आपको एक मिलान दिया गया है, आपको रचनाकार और रचना का पता लगाना है, मतलब मैच करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपका महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कौन सी रचना करी है? फिर राहुल सांस्कृत्यायन की कौन सी है? प्रबोध चंद्र बागची की कौन सी है? और डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह की कौन सी रचना है? तो ये आपको पता लगानी है, और इससे आपको मैचिंग करनी कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा, और आपके ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ठीक है, तो आपका
महापोध्याय जो हरिप्रसाद शास्त्री हैं, इनका है बौद्ध गान ओ, ओ दूहा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का आपका ये हो गया हिंदी काव्य धारा। ठीक है, बोधचंद बागची का आपका हो गया दोहा कोश। और डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दौला का ले शाह तिस्तोक्स। ठीक है, ये आपकी हो गई। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। इसका मैं सही से लिख कर भी लाई हूँ नीचे। ठीक है, तो आप ये की पॉइंट्स में देख लेना, इसको चेक कर लेना। फिर आपका जो एट्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एट्थ क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत है। तो क्या पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत है वो आपको बताना है कि उन्होंने वो डिंगल शैली में लिखा। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, वस्तु वर्णन, एक मिनट में इसको हटा देती हूँ, फिर आपको लगेगा यही सही आंसर है। ठीक है, तो डिंगल शैली थी, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी, वस्तु वर्णन का आधिक्य था, या अलंकारों का सहज प्रयोग था। तो इसका जो गलत होगा, असंगत है, वो है डिंगल शैली, कि डिंगल शैली इसमें नहीं थी। तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डिंगल शैली। तो पृथ्वी, अब इसके हम कुछ की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो का डिंगल पिंगल है। ठीक है, कि भाषा डिंगल पिंगल है जो राजस्थान और ब्रज का मिश्रण है। ठीक है, इसे पिंगल शैली में लिखा गया जो ब्रज भाषा का ही एक रूप है, लेकिन इसमें राजस्थानी शब्दों का भी मिश्रण है। ठीक है। हम्म। उसके बाद एक मिनट, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके जो हैं वो है पृथ्वीराज रासो के बारे में। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, तो रचनाकार इसके चंद्रबरदाई थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो चंद्रबरदाई ने। ठीक है, रचना काल इसका था 12वीं शती, है ना। फिर उसके बाद काव्य रूप इसका प्रबंध था। ठीक है, मुख्य क्या है इसके बारे में, यह रासो काव्य है। ठीक है, वही आपका वीर रासो काव्य। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे के शौर्य और वीरता के साथ साथ संयोगिता के साथ उनके प्रेम, मतलब शौर्य वीरता के साथ साथ उनका प्रेम संग भी चित्रित किया गया है। इसमें 69 समय, मतलब 69 सर्ग है। ठीक है, 68 प्रकार के छंदों में, मतलब कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, 68 प्रकार के छंदों का। इसके उत्तरार्ध को चंद्रबरदाई के पुत्र मतलब इसके बाद वाले उसको चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने रचा है। ठीक है, जलहर। अब आपको ये भी पता चल गया कि इनके पुत्र का क्या नाम है और किसने रचा बाद का, तो वो जलहर ने उसको रचा। ठीक है, अब हमारा नवा क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली आती है किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, है ना, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो राजस्थानी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी भी नहीं होगा, है ना। तो भोजपुरी आपकी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी बोली जो है वो आती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फिर बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश से बहुत सारी जो भाषाएं या जो बोलियां निकली, तो बिहारी का जो बिहारी भाषा है उसका जो विकास है वो मागधी मागधी जो अपभ्रंश थी वहां से हुआ है। ठीक है, जिसे दो भागों में, ठीक है, दो भागों में पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी में विभाजित किया गया। मागधी अपभ्रंश को दो भागों में, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी की दो बोलियां हैं। अब पूर्वी बिहारी की भी दो बोलियां हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, मगही और मैथिली। और पश्चिमी के अंतर्गत जो आती है वो आपकी भोजपुरी बोली आती है। ठीक है, तो ये भी आपको बोलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो कौन है उसके लेखक, दूसरी परंपरा के की खोज के लेखक। ठीक है, ये एक लेख है या जो काव्य है जो लिखा गया है, तो दूसरी परंपरा की खोज, उनके जो लेखक है वो कौन है। तो बच्चन सिंह है, रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, या गुलाब राय है। अब यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिश्रित देखने को मिलेंगे। अब ये जैसे आपका आपका अभी सॉरी मैं भूल गई, आदिकाल, भक्तिकाल और आपका आधुनिक काल। हाँ सॉरी, ये आपका अब यहाँ पे आधुनिक काल का आपका क्वेश्चन आ गया। कभी कभी हम ना वर्ड दिमाग से स्किप हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है
कि हमें वो चीज आती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आधुनिक काल का है। तो ये जो आपका लिखा गया है दूसरी परंपरा की खोज, ये आपका नामवर सिंह ने आपकी ये रचना करी है। ठीक है, इसके लेखक नामवर सिंह है। तो इसका की पॉइंट है, दूसरी परंपरा की खोज रचना नामवर सिंह ने की है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी रचना वर्ष जो है वो 1982 ईस्वी है। ठीक है, फिर नामवर सिंह की अन्य अब देखो आलोचना निम्नलिखित हैं। तो इन्होंने और भी लिखे। ठीक है, आलोचनाएं लिखी, तो उसमें है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ठीक है, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना। मैं इनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण थी वो लिख कर लाई हूँ। ठीक है, तो अगर हम अपना 11वां क्वेश्चन देखें तो वो है गुनाहों का देवता। तो ये तो आपने 1000 बार पढ़ा होगा कि गुनाहों का देवता उपन्यास है, और ये किसके द्वारा लिखित है? तो धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र अवस्थी। तो ये आपका गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित आपका उपन्यास है। ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चंस तो आपको थोड़े बहुत पता ही होने चाहिए, बट उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती है, अतः इसका जो सही आंसर है वो धर्मवीर भारती है। ठीक है, उसके बाद आपका, हाँ, तो फिर ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि जो गुनाहों का देवता है वो कब लिखी गई। ठीक है, ये आपका सन है। और उसके बाद जो और रचनाएं हैं, जैसे मोहन राकेश जो और रचनाकार थे, तो उनके हमने थोड़े थोड़े रचनाएं मैं लेकर आई हूँ। जैसे मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि इन्होंने ये सब लिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया। ठीक है, उसके बाद इतने अच्छे दिन। ठीक है, ये इनकी है कमलेश्वर की। और राजेंद्र अवस्थी की जो है वो है सूरज किरण की छाव, जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, मकड़ी के जाले, दो जोड़ी आंखें और अन्य रचनाएं। ठीक है, अब मैं एक बार ना ये एमसीक्यू या जो क्लास मैं लेती हूँ थ्योरी वाली, तो उसमें मैं सिर्फ आपको जैसे उपन्यास, सिर्फ कहानी, सिर्फ रेखा चित्र, सिर्फ नाटक, वो आपको लेखक के साथ साथ, जैसे नाटक है तो नाटककार, उपन्यास है तो उपन्यासकार, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, और मैं आपको ट्रिक्स के साथ या कैसे आपको लर्न करना है वो भी उसमें साथ में लेकर आऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों का यही होता है कि याद नहीं होते, कैसे याद करें, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन देखो, आप ट्रिक भी याद कर लोगे तो भी अगर आप उसको कुछ दिन नहीं छुओगे तो आप फिर भूल जाओगे। लेकिन वो ट्रिक कुछ ऐसी होगी कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको दोबारा आपको माइंड को हिट क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अब धर्मवीर भारती को आप कुछ परिचय देख लो। तो धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक काल के हैं लेखक। तो ये लेखक भी हैं, ठीक है, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और सामाजिक विचारक भी हैं। तो एक जो इंसान है वो अलग अलग चीजें हो सकता है, वो कविता भी लिख सकता है, कहानी भी लिख सकता है, नाटक भी लिख सकता है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वो नाटक में भी देखा जा रहा है और वो कहानी में भी देखा जा रहा है। तो आप बोलो कि ये तो हमने वहां पे भी पढ़े थे, तो वो अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका, तो वो एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका, मतलब जो 7 दिन में एक बार आती है साप्ताहिक पत्रिका, तो धर्म युग के प्रधान संपादक भी थे। तो ठीक है, उनकी जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? धर्म युग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसका डॉक्टर धर्मवीर भारती को पद्मश्री, ठीक है, से सम्मानित किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर धर्मवीर भारती को किससे सम्मानित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि पद्मश्री से। ठीक है, उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। ठीक है, और ये आपने पढ़ी भी होगी गुनाहों का देवता, तो ये उनका उपन्यास है जो सदाबहार माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? शायद 11 हो गए थे, है ना? तो मैंने आपको बोला ही था फ्रेंड्स कि चाहे आपको क्वेश्चन कम देखने को मिले, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं चाहे 50 क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, 40 क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, लेकिन उसमें सिर्फ मैं आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाऊं तो भी बात वही है। लेकिन हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़े, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो आपका 12वां क्वेश्चन जो है वो है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सखी संप्रदाय, है ना, तो इसके संस्थापक कौन है? तो निम्बार्काचार्य, हरिदास, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। तो इसके जो
संस्थापक हैं संखी संप्रदाय के, वो हरिदास हैं आपके, ठीक है। तो अब देखो, आप स्वामी हरिदास का, इनका जन्म जो है वो 1480 से 1575 ईस्वी तक है, ठीक है। ये भक्त कवि हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार हैं और कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो ये आपके रचनाएं इनकी है, सिद्धांत के पद और केली माला आदि, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, और अपने नोट्स में भी इसको बना बना लेना, ठीक है। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, स्टिल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप एक बार इनको पढ़ो और उसके बाद आप लर्न करो, रिवाइज करो, और खुद के नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। विष्णु स्वामी। तो अब जब ऑप्शन में और भी नाम थे तो हम उनके भी बारे में पढ़ लेते हैं। तो विष्णु स्वामी है, तो इनका जन्म 1300 ईस्वी, संप्रदाय इनका रुद्र संप्रदाय था, ठीक है। सिद्धांत इनका शुद्धो द्वैत, शुद्धा द्वैतवाद इनका जो संप्रदाय सिद्धांत था, ठीक है। फिर निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य इनका जन्म 1250 में हुआ। ये वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक व इनके इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वैष्णव अब आपको पता चलेगा कि वैष्णव संप्रदाय को निम्बार्क, मतलब इनके नाम से भी बोला जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। ये द्वैतवाद के संस्था समर्थक हैं, ठीक है। फिर वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक हैं। ये तो भक्ति आंदोलन के ही प्रमुख समर्थक थे, ठीक है। तो इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और वह शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ठीक है। इनकी रचनाएं जो थी वो अकुरार्पण थी, वासुदेव महात्म्य थी और ज्ञान दीपिका है। तो ये आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि आपको देखो, जो इनकी रचनाएं हैं, इनका जो जन्म है, मृत्यु है, ये तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिक से या कैसे भी करके आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बस समझ लो और समझ के आप चले जाओ, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। अभी आपका 13वां क्वेश्चन है कि साहित्यकार की आस्था के रचनाकार कौन है। तो ये एक रचना है साहित्यकार की आस्था। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, महादेवी वर्मा, यशपाल या गिरजा कुमार माथुर, सॉरी। तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपकी है महादेवी वर्मा, ठीक है। हाँ, और महादेवी वर्मा के बारे में बहुत, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लेखिका है ना। तो इनके बारे में मैं चाहती थी कि अच्छे से जानो, पढ़ो, तो इसलिए मैं इनके बारे में डिटेल में थोड़ा रिसर्च करके लाई हूँ। तो इनका जन्म जो हुआ था 1907 में, और 1900 इतने में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर हिंदी भाषा की ये कवियत्री थी, ठीक है। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग की है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चार स्तंभ थे आपके, है ना, चार स्तंभ थे, तो उनमें से ये एक है, ठीक है। और आप मुझे ये आपका, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में मुझे चार स्तंभ छायावाद के जो हैं वो मुझे आप जरूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से ये एक होने के कारण इनको आधुनिक काल की इनको मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कवि निराला ने इन्हें, तो जैसे आप यहाँ पे आई गया एक निराला, ठीक है, ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, तो कवि निराला ने इनको क्या बोला? हिंदी के विशाल। अब से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कवि ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि निराला जी ने कहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आप ये सब डिटेल में पढ़ते नहीं हो, बुक्स में पढ़ते नहीं हो, है ना। फिर आप बोलते हो कि मैम ये कहाँ से आ गया, हमने तो ये पढ़ा नहीं। तो यही होता है कि आपको बुक को छाट कर उसमें से कि किसको क्या उपाधि दी है, क्या कहा है, वो आपको इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा और आपको मार्क करना पड़ेगा। आपके पास शायद आप जॉब करते हो, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए मैं ये ऐसे इम्पोर्टेंट जो भी था मैं लिख कर ले आई हूँ। आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, याद जरूर कर लेना। अब इनके कुछ निबंध है, जैसे श्रृंगार की कड़ियां, सन भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्षणदा, ठीक है, साहित्य की आस्था, ठीक है, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, ठीक है, फिर विवेचनात्मक गद्य, ठीक है। फिर इनके काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, ठीक है, नीरजा,
जो आपने बहुत सुना होगा, नीरजा, ठीक है। सांध्य गीत, यामा, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। दीपशिखा, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। सप्त पढ़ना, ये भी बहुत फेमस है। तो आप ये सब जरूर जरूर याद करना, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 13th क्वेश्चन है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। सीक्वेंस, नहीं सॉरी, वही मैंने बोला कि मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में इतना कुछ है कि हम भूल भी सकते हैं कि कौन सा चल रहा है ना। तो ये हम सही कर लेते हैं कि ये आपका 14th क्वेश्चन है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इस इनके एक एक काव्य में भरा पाया जाता है, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ठीक है। तो ये किनका है, ये घनानंद जी का, घनानंद के लिए कहा है, ठाकुर जी के लिए कहा है, रस खान के लिए कहा है, या आलम के लिए कहा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने आलम के लिए कहा है, और ये आपको पता ही है कि ये रीति काल के कवि है ना। तो ये आपका शुक्ल जी ने कहा है किसके लिए, आलम के लिए। फिर उसके बाद आचार्य शुक्ल ने उक्त कथन प्रेम की पीर इश्क वाक्य भरा पाया जाता है का संदर्भ बुरहान शेख बुरहान उल दीन जानम के आलम नामक ग्रंथ के लिए कहा है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि आलम के किस ग्रंथ के लिए बोला है उन्होंने ऐसा। तो शेख बुरहान उल दीन जामन के आलम नामक तो आलम नामक ग्रंथ के लिए इन्होंने ये कहा है। आलम जिसे हिंदी साहित्य में प्रेम और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है, उस भावना के और अनुभव का अद्वितीय वर्णन करता है, ठीक है। तो इस रचना के लिए आलम रचना है, इसके लिए शुक्ल जी ने ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर आलम, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका कविता काल जो है वो इतना है, ठीक है, ईस्वी तक रहा। फिर ये रीतिकाल के एक हिंदी कवि थे, जैसा मैंने आपको बोला, इन्होंने रीति मुक्त काव्य, अब ये किस परंपरा के हैं, तो रीति काल में भी ये रीति मुक्त काव्य रचना के हैं, ठीक है। इनका प्रारंभिक नाम लालमणि त्रिपाठी, तो इनका शुरुआती नाम क्या था, लालमणि त्रिपाठी था। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, ये यहाँ पे प्रसिद्ध रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। आई होप आप इनको, आलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदामा चरित बहुत, साम स्नेही, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख के लाई हूँ। फिर इसके अंदर प्रेम की भावना, लौकिक प्रेम की भावना, कृष्ण भक्ति, ठीक है, रुक्मणी के विवाह में, ठीक है, ये प्रेमाख्यान है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए सर्च करके लाई हूँ, तो आप ये जरूर पढ़ना, जरूर याद करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 15th जो आपका क्वेश्चन है, आई थिंक 15 ही है, हाँ 15th क्वेश्चन है ये आपका, है ना। हम्म तो 15 क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय, निबंध के निबंधकार, तो ये एक निबंध है, ठीक है, और जो निबंध लिखते हैं उनको निबंधकार बोलते हैं, ठीक है। तो ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं, कुबेरनाथ राय हैं, आचार्य शुक्ल हैं, या विद्या निवास मिश्र हैं। तो इसके जो निबंधकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, तो इसके सही उत्तर जो होगा वो धर्मवीर भारती है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप देख लेना कि इनका जो वो है काल, वो इतना है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक भी हैं, ठीक है, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, और सामाजिक विचारक भी हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती एक समय में प्रख्यात साहित्य, ये हमने पढ़ लिया कि धर्मयुग इनकी पत्रिका का नाम है, ठीक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती 1972 में इनको पद्मश्री मिला, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। धर्मवीर उपन्यास गुनाहों का देवता इनका बहुत सदाबहार उपन्यास है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर सूरज का सातवां घोड़ा, जो इनकी कहानी है, सूरज का सातवां घोड़ा कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, ठीक है। फिर अंधा युग इनका है, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक है इनका अंधा युग, ठीक है, ये आप सब देख लेना। फिर उसके बाद आपका, इतना तो मैं ऊपर कर भी नहीं, यस, फिर आपका 16th क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है, तो उनका जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है, ठीक है, प्रौढ़ माध्यमिक काल, उसका समय उन्होंने क्या माना है। तो ये आपके कुछ समय है, 1445 से 1560, ठीक है, ये फिर
ना फिर 1790, तो ये चार उन्होंने टाइम दिए। तो मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का क्या समय बताया है? तो उन्होंने बताया है 1561 से 1680, ठीक है, विक्रम संवत में। तो ये आप याद कर लेना। फिर देखो मैंने हर चीज का टाइम लिख दिया है कि उन्होंने किस काल को, आरंभिक काल को पूर्व पूर्वारंभिक काल बोला, ठीक है। फिर उत्तर उन्होंने इसको मतलब उन्होंने आदिकाल को भी दो भागों में बांटा। हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने पांच भागों में उन्होंने बांटा है, विभक्त किया है, ठीक है। जैसे शुक्ल जी ने चार भागों में बांटा, वैसे ही मिश्र बंधुओं ने उसको पांच भागों में बांटा। तो उन्होंने बाकी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आरंभिक काल को मतलब आपका आदि काल को उन्होंने, वीरगाथा काल को दो भागों में बांटा, क ख, ठीक है, पूर्व आरंभिक और उत्तरारंभिक, ठीक है। फिर मध्यकाल को पूर्व मध्यकालीन भाग और प्रौढ़, इसको भी उन्होंने, अच्छा इसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। वैसे उन्होंने प्रॉपर पांच भागों में बांटा, लेकिन उसके भागों में भी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको भी दो, आरंभिक काल को भी दो भागों में बांटा। फिर आपका जो मध्यकालिक काल था उसको भी दो भागों में बांटा। फिर आपका अलंकृत काल मीन्स रीतिकाल, ठीक है, इसको भी उन्होंने दो भागों में बांटा। फिर आपका परिवर्तन काल, ठीक है, इसको इन्होंने 1890 से 1925 का समय दिया है। फिर वर्तमान काल उन्होंने 1926 से विक्रम संवत से अभी तक, जो अब तक का समय है वो उन्होंने माना। और मिश्र बंधु का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके सामने है। तो आप ये पढ़ लेना, ये तीन भाई थे, ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। तो इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक पद्धति कवियों की इन्होंने बताई है। फिर परंपरा लिखने का इन्होंने प्रथम इतिहास ग्रंथ कहलाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया, ठीक है, अपभ्रंश को। फिर इस ग्रंथ में 4591 कवियों का उल्लेख है। शुक्ल ने मिश्रबंधु को पश्चिमी संकलनकर्ता कहा है, ठीक है। फिर शुक्ल जी ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था इनके उसको, कि ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये एक वृत्त संग्रह है, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में पूर्वी पीठिका कहा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर पढ़ लेना मिश्र बंधुओं के बारे में, ठीक है। फिर ये एग्जाम में आएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो फिर 16th है आपका, निम्न में से किस लेखक की जीवनी समय साम्यवादी है, ठीक है। तो समय साम्यवादी मतलब हर उसमें वो प्रासंगिक रहेगी, ठीक है। तो किसकी जीवनी किस नाम से है? समय साम्यवादी, ठीक है। तो यशपाल, शमशेर, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन या राम विलास शर्मा। तो ये है राहुल सांकृत्यायन की जीवनी इन्होंने लिखी है, ठीक है। समय साम्यवाद इनकी जीवनी का नाम है, राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। फिर राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म और मृत्यु की तिथि लिखी है यहाँ पे, ठीक है। सन लिखा हुआ है। फिर ये महापंडित हैं, जिन्हें इन्हें महापंडित उपाधि दी गई है, ठीक है, प्रमुख साहित्यकार हैं ये। फिर ये प्रतिष्ठित बहुभाषी भाषाविद थे, ठीक है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, यात्रा साहित्य लिखा, विश्व दर्शन क्षेत्र साहित्य, ठीक है। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो राहुल सांकृत्यायन है वो यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर इनकी रचनाएं हैं, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, राजधानी राजस्थानी रनिवास, ठीक है, बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान, स्टालिन और कार्ल मार्क्स। तो ये आप जरूर याद कर लेना, जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर यशपाल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। ये प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार हैं, ठीक है। मतलब प्रेमचंद्रोत्तीन मतलब उनके बाद, प्रेमचंद के बाद का जो कहानीकार थे वो ये उनमें से हैं। तो इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन से ये जुड़े थे। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावित, ठीक है, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता और धर्मयुद्ध, ठीक है। तो आप ये जरूर याद कर लेना, पढ़ लेना। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लाई हूँ, पढ़ना तो आपका ही काम है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर शमशेर 1911 से 1913, ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं, ठीक है। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान थे। ये प्रयोगवाद
और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। तो प्रथम पंक्ति में इनका प्रयोगवाद में और नई कविता में इनका स्थान है। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। ठीक है, तो इनकी जो इन्होंने अंग्रेजी में जो लिखा वो एजरा पाउंड से प्रभावित है, तो ये एक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है ना। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के, तो ये आपने तार सप्तक पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे कवि सब थे, तो ये जो शमशेर बहादुर हैं ये तार सप्तक दूसरा तार सप्तक के ये कवि थे। ठीक है, फिर प्रमुख रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनकी थी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं इतने पास अपने उद्यता, ठीक है, अभिव्यक्ति का संघर्ष और चुका भी हूं नहीं मैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। रामविलास शर्मा, ठीक है, फिर आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक थे ये। ठीक है, निबंधकार थे और विचारक थे और एवं कवि थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आलोचक भी थे ये, है ना, निबंधकार भी थे, इतिहासकार में भी इनका नाम आ सकता है। वे अंग्रेजी के प्रोफेसर, वे हिंदी के प्रकांड पंडित। ठीक है, तो वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। देखो, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी में लिख रहे हैं तो वो हिंदी ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। या अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा वो बोलते हैं कि नहीं, हिंदी में ही पढ़ा वो हर चीज। तो आप देख लो कि रामविलास शर्मा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वह हिंदी के प्रकांड पंडित थे और गहरे विचारक भी थे। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये भी आप देख लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक है, नई कविताएं और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, तथा विवेचना और गद्यशील शिल्प, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हमारे कुछ 15-16 जो हमारे क्वेश्चन थे। तो आई होप फ्रेंड्स कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं मुझसे और जो जुड़ेंगे इस वीडियो को देख के, मैं यही आशा करती हूँ, या मैं इतना आपको जरूर बोलूंगी कि प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा था, क्वेश्चंस आपको पसंद आए या नहीं आए। ठीक है, तो मुझे ये सब जरूर बताना। आपका फीडबैक, ठीक है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक नया चैनल है, शुरुआत है। तो शुरुआत में अगर आपको फीडबैक मिलता रहे, ठीक है, आप उसको आलोचना बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है, अगर अच्छा बुरा दोनों तरफ से मुझे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं उस पे काम जरूर करूंगी। काम करने से नहीं थकना मुझे बिल्कुल भी, मैं काम जरूर करूंगी। बट आप मुझे कमेंट करके प्लीज, चाहे 2 जने देखे, 10 देखे, चाहे 100, 1000, कितने भी देखे, कमेंट मुझे जरूर करके बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। क्या मेरा ये तरीका सही है कि मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ हर क्वेश्चन का, या आप चाहते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आ जाऊं और उसका आंसर आपको बता दूं? तो मुझे ये भी चीज कमेंट में बताना। बस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा एक ही चीज बोलूंगी कि हिंदी को सपोर्ट करने वाला फ्रेंड्स कोई नहीं है। ठीक है, तो आप अगर चैनल से जुड़ोगे तो हिंदी का और से ज्यादा कंटेंट आएगा। आप जो बोलोगे उस पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं लेकर आ सकूं। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस में हम मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक तब तक के लिए धन्यवाद।